आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एनपीएस वात्सल्य स्कीम को, जहां हम देखेंगे इस स्कीम के वेरियस फीचर्स और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक अच्छी स्कीम है जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। साथ ही में इस स्कीम के अंदर आप कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल में कवर करूंगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे वीडियो पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम की बात करें तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, जैसे कि एनपीएस भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। तो यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और स्कीम जो है पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड है। वही सेम अथॉरिटी जो एनपीएस को भी रेगुलेट करती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो न्यू बॉर्न से लेकर अंडर 18 तक के बच्चे जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑफ कोर्स इसको टारगेट ही किया गया है जो यंग जनरेशन है उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है और एक पैन कार्ड आपके बच्चे का होना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ एनुअली से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि महीने के 100 रुपये से भी कम आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। और अपर लिमिट यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप जितना भी चाहे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? तो पेरेंट्स और गार्जियंस दोनों में से कोई भी इसके अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता है। डिपेंड करेगा अकाउंट ओपन करते टाइम कौन सा गार्जियन या पेरेंट दिया गया था और वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको अकाउंट ओपन करते टाइम, तो एक तो चाहिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो माइनर है उनका, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो वहां तक उस स्टेज तक पहुंच गए हैं, पैन एंड पासपोर्ट। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी जब भी बच्चे का अकाउंट खोल रहे हैं। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। केवाईसी जो करना है वो गार्जियन का केवाईसी होगा। और केवाईसी कैसे होगा? बेस्ड अपॉन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जो कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या एनरेगा जॉब कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इनमें से कोई भी आपको प्रूफ चाहिए होगा। और गार्जियन जब भी अकाउंट खोलने जा रहा है अपने माइनर के लिए तो ये इन प्रूफ में से एक प्रूफ उसको अपलोड करना पड़ेगा। एनआरई और एनआरओ बैंक अकाउंट चाहिए। अगर ये जो अकाउंट खोल रहा है माइनर का जो अकाउंट खोल रहा है उसके गार्जियन अगर एनआरआई है तो उस केस में हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। बात करें कि एग्जिट और विड्रॉल अगर कर रहे हैं 18 ईयर्स से पहले, अब अपने बच्चों के लिए ये पैसा हमने डाला है लेकिन हम इसमें से पैसा निकाल कब पाएंगे या हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेगी उसकी बात करते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉक इन रहता है 3 साल का, यानी कि 3 साल तक तो आप कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कितना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं? अप टू 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो आपने करी है वो विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, स्पेसिफाइड इलनेस या डिसेबिलिटी के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। और ये जो विड्रॉल्स हैं ये 18 साल से पहले आप मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम पैसा डाल रहे हैं तो आप इन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए 18 साल से पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे। अब जब 18 ईयर्स की एज हो जाएगी उसके पास ऑप्शंस क्या है? उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अगर आपका जो कॉर्पस है ये लेस देन 2.5 लाख रुपीज़ है, यानी जितना भी आपका पैसा बना है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप ये सारा का सारा पैसा जो है एज लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि क्या पैसा आपको पूरा मिल जाएगा टैक्स लग के, इसको मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। सेकंड हमारे पास आता है अगर जो कॉर्पस है ये एक्यूमुलेट होकर टोटल वैल्यू इसकी 2.5 लाख रुपीज़ से ऊपर हो जाए तो यहाँ पे आप 20% का अमाउंट एज अ लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 80% की मैंडेटरी एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे जब आप पैसा निकाल रहे हो 18 ईयर्स के बाद पैसा कब निकालने की ज़रूरत पड़ती है? बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, और उस टाइम पे आपको सिर्फ 20% अमाउंट मिल रहा है। आपको बाकी से बच्चों के फ्यूचर के लिए, मतलब उनके रिटायरमेंट के लिए सोचना, मेरे हिसाब से वो चीज़ अच्छी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। अब डेथ अगर माइनर की हो जाती है तो जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है कॉर्पस का वो सारा का सारा गार्जियन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो पैसा हमारा ट्रांसफर हो गया है। लेकिन अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा गार्जियन है इसकी जगह पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा फ्रेश केवाईसी के थ्रू। और अगर दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो लीगली अपॉइंटेड गार्जियन है उनको अगर वो अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं विद या विदाउट मेकिंग कंट्रीब्यूशन तो उनके लिए उनके पास ऑप्शन रहेगा कि क्या वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो केवाईसी करना पड़ेगा। अगर नहीं तो वो वहां से 18 ईयर्स के बाद में विड्रॉ पूरा का पूरा पैसा कर सकते हैं। 18 ईयर्स की एज पे होने पे क्या होगा? जैसे मैंने बताया आपके पास ऑप्शन रहेगा। ऑफ कोर्स आप 2.5 लाख रुपए से कम है अगर तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि आप सीमलेस शिफ्ट कर सकते हैं एनपीएस टीयर 1 में। तो यहाँ पे हमने विड्रॉल की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 18 साल के बाद में अगर आप फ्यूचर के लिए जो अपने बच्चों की पेंशन के लिए आप बात कर रहे थे वहाँ पैसा डालना चाहते हैं तो एनपीएस टीयर 1 जो ऑल सिटीजन मॉडल है वहाँ पे आपका पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
फ्रेश केवाईसी करनी पड़ेगी आपके माइनर की 3 महीने के अंदर 18 साल एज होने के बाद में। और जब ट्रांजिशन हो जाएगा तो जितने भी फीचर्स और बेनिफिट्स एनपीएस टीयर 1 में ऑल सिटीजन मॉडल के लिए एप्लीकेबल है वो आपके बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट चॉइसेस यहाँ पे क्या अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की ऑप्शन है। अगर आप कोई भी चॉइस नहीं करेंगे तो जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डिफॉल्ट चॉइस रहेगी जो कि है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, जहां पे आपका पैसा 50% इक्विटी में जाएगा और 50% आपके बॉन्ड्स में जाएगा, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है। सेकंड हमारे पास रहती है ऑटो चॉइस, और इसको मैंने डिटेल में अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है। ऑटो चॉइस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आती है, लाइफ साइकिल फंड, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। इसमें इक्विटी का आप देखेंगे वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल लाइफ साइकिल फंड में 75% इक्विटी है, मॉडरेट में 50% इक्विटी और कंजर्वेटिव में 25% इक्विटी रहेगी। फिर आता है एक्टिव चॉइस, जो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं पूरा कंट्रोल मेरे पास रहे, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मैक्सिमम इक्विटी के अंदर एक्सपोजर रखो कम टाइम जब आप शुरुआत कर रहे हो उस टाइम पे। और मेरे हिसाब से तो अगर आप बच्चों के लिए अकाउंट ओपन कर ही रहे हो तो आपको मैक्सिमम इक्विटी रखना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के रिटायरमेंट का सोच रहे हो इन केस आप ओपन करते हो। तो उस केस में इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 75% तक आप ले जा सकते हो, कॉर्पोरेट डेब्ट का 100%, गवर्नमेंट का 100% और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के अंदर आप 5% डाल सकते हो। यहाँ पे आपको 75% डालना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। मतलब अगर मैं होता तो मैं डालता, आपका जो भी रिस्क है आप उस हिसाब से डालिए। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। क्या इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कोई टैक्स मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल भी आपको टैक्स बेनिफिट कोई भी नहीं मिल रहा है। ना आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कोई टैक्स कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है, ना आपको विड्रॉल करते टाइम बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे कहीं भी हमारे पास बात नहीं लगी है। तो आपको मोटिवेशन क्या है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने का, तो ऑल्टरनेट क्या रहेगा वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आप अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको करना ही अकाउंट तो आप एनपीएस की साइट पे जाएंगे, पीएफआरडीए की साइट है जो, उस पे जाएंगे और उसके बाद आप जाके देखेंगे आपका 3 ऑप्शंस आती है, 3 सीआरएज यहाँ पे है, प्रोटियन, केफिनटेक और कैम्स की। मैं ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, आप वहाँ पे जाके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग का बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है। बात करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल के फिनटेक में जाते हैं तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको कहेगा कि माइनर को आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं। या फिर आप एनएसडीएल पे जाते हैं तो प्रोटियन पे आपको इस तरीके की स्क्रीन नजर आती है। यहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाती है कि आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, परमानेंट अकाउंट नंबर डालिए, किनका, गार्जियन का, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए। जब आप ये सारी डिटेल्स डाल देती हैं तो उसके बाद में आपसे कहता है कि क्या आप इसी जगह पे, इसी लोकेशन के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं हाँ, तो आपसे ओटीपी मांगा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है और आपको वो वैल्यूज डाल के यहाँ पे वैलिडेट अपना करना पड़ता है। किसका? अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गार्जियन की। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है कि आपका एक्नॉलेजमेंट आईडी आ गया है, आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको सारी डिटेल्स आएंगी। किसकी? अगेन गार्जियन की। यहाँ पे फोटो आ रही है, यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ आएगा, नेम आएगा और जेंडर आएगा। और इसके बाद आपको डिटेल्स देनी है, माइनर का फर्स्ट नेम, माइनर का मिडिल नेम, माइनर का लास्ट नेम, यहाँ पे जेंडर देना है, माइनर की नेशनैलिटी, माइनर का डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद माइनर का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। मैंने कहा था यहाँ पे 4 चीज़ें आपके पास है। आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, पैन नंबर है या पासपोर्ट, पैन कार्ड है या पासपोर्ट। आपको ये डिटेल्स जो है यहाँ पे इनमें से कोई भी आपको प्रूफ अपलोड करना है। और आप यहाँ पे गार्जियन की डिटेल देंगे कि गार्जियन का जो रिलेशनशिप है माइनर के साथ वो कैसा है, क्या वो फादर है, मदर है या फिर अदर है। जब आप ये सारी डिटेल्स डाल देंगे तो आपके माइनर का एक PRAN नंबर जनरेट होगा, वो आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप इस अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करके उसे कैसे मैनेज करना है इसको मैंने कई सारे वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरा क्या सोचना है इसके बारे में। देखिए, मेरा सोचना ऐसा है कि इस स्कीम को सोचना एक बहुत ही अच्छा नोबल थॉट है। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं यहाँ पे कि इस स्कीम के अंदर जो लोग क्या करें, लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे बच्चों के पैदा होते ही उनके रिटायरमेंट के बारे में सोचना है तो कहीं ना कहीं 2 प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो हमारी इकोनॉमी कैसे सस्टेन करेगी इस चीज़ को कि हमें आज ही इतना प्रेशर लेना पड़ रहा है कि हमारे बच्चों की रिटायरमेंट का क्या हो, वो एक आई थिंक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। सेकंड यहाँ पे ये है कि हमारे पास 18 ईयर्स के बाद में ऑप्शन रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा पहला फोकस होता है कि बच्चे एक स्टेज तक पहुंच जाए। तो 18 ईयर्स की एज के बाद में जो है बच्चों को ये पैसा निकाल के बच्चे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन होनी चाहिए थी। और लास्टली मैं कहूँगा कि कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है, ना यहाँ पे पैसा डालते टाइम जो है कोई हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ना विड्रॉल के टाइम पे कोई बताया गया कि जो आप 2.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा, या उसके बाद में आप जो एन्युटी लेंगे, एन्युटी तो टैक्सेबल होती है, 20% लमसम निकालेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स देना पड़ेगा, उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं आई है, विच इज़ रियली रियली बैड।
मेरे तेरे हिसाब से इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हाँ, जब आपको एज अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर या फिर आपको जो है इंडिविजुअली पैसा इन्वेस्ट करने पर कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, देन आई थिंक दिस इज द राइट चॉइस टू मेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक ले बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।